A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. I welcome you all in the online session of power distribution and utilization. Hope you all are fine and having good health. Uh, we are discussing about the requirements of distribution system, and the three main features of requirement of distribution systems are proper voltage, availability of power on demand, and reliability. We thoroughly discussed these three factors in our previous session. Up till now, any one of you, if have any kind of question, you may ask. You can feel free to ask a kind of question or raise a query. I will answer your question or resolve your query. Otherwise, I continue the session with proper voltage topic. Now, moving toward this aspect, voltage variations at consumer's terminal should be as low as possible. The changes in voltage are generally caused due to variation of load on the system. सिस्टम के अंदर जब वेरिएशन आती है, वेरिएशन एक ग्रिड लगने पे एक ग्रिड निकलने पे, तो उससे वोल्टेज फ्लक्चुएशन होती है. दूसरा, ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग के अंदर बाज़ वक़्त फ्लक्चुएशन होती है. कैसे होती है? ट्रांसफार्मर जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसमें टैपिंग्स लगी हुई होती हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैपिंग्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ऑन लोड टैप चेंजर्स एंड ऑफ लोड टैप चेंजर्स. तो जब इन टैपिंग्स क्या होती हैं? टैपिंग्स होती हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में सेट ऑफ कॉइल होती है, इंडक्टिव कॉइल्स या कॉइल्स होती हैं जो करंट को बढ़ाती कम करती हैं. कॉइल, जब आप टैपिंग्स ऑफ कॉइल को बढ़ाते हैं, इंक्लूड करवाते हैं, इसके मैकेनिकल के ज़रिए भी आप कर सकते हैं. ट्रांसफार्मर के बाहर कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे गियर लगाते हैं ना गाड़ी में, इस तरह से गियर लगाने के ऑप्शंस होते हैं ट्रांसफार्मर के बाहर मैकेनिकली, जिससे आप वन सेलेक्ट करते हैं टैपिंग्स को और उसके ज़रिए से टैपिंग आपकी इंक्लूड हो जाती है और उससे एम्पेयर रेटिंग बढ़ जाती है ट्रांसफार्मर की. ठीक है, लेकिन अमूमन के इलेक्ट्रिक जो ट्रांसफार्मर अब लगाती हैं उनमें वो टैपिंग्स कंप्लीटली शॉर्ट कर देती है. उसको वो सेट ऑफ के अंदर नहीं रखती, बल्कि सब की सब एक साथ लगा के दे देती है पैकेज के अंदर. वो उसके अंदर वेरिएशन नहीं करने देते और बार बार तब्दील या चेंज भी नहीं करते. तो ये वजह है कि आपको, लेकिन फिर भी अगर आप टैपिंग्स को तब्दील करते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, तो टैपिंग्स को तब्दील करने के नतीजे में आपकी वोल्टेज फ्लक्चुएशन बढ़ती है, वोल्टेज वेरिएशन बढ़ती है, और उसके नतीजे में जब वोल्टेज अप डाउन होते हैं तो बहुत सारी अप्लायंसेस जल भी सकती हैं, जल जाती हैं. ठीक है. अच्छा, टैपिंग्स हम क्यों लगाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में? कोई इसका जवाब देगा? सर, टैपिंग इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा जो इनकमिंग आ रही है ना ट्रांसफार्मर में 11 के वी, जी. अगर वो एक लॉन्ग डिस्टेंस पे है तो वो वोल्टेज ना ड्रॉप हो जाते हैं, कम वोल्टेज रिसीव हो रहे हैं. जैसे 11 के वी मुझे मिले सब स्टेशन पे और आगे मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट किए, लास्ट एंड पे मुझे मिले सर 10 के वी. जी. तो 1 के वी का उसमें मीन्स के ड्रॉपेज का इशू आ गया, या 10.6 के वी मिल गए, तो उसमें टैपिंग्स होती हैं. उस हिसाब से मैं सेटिंग करके मेरे जो आउटपुट वोल्टेज होते हैं उनको मैं कांस्टेंट रख सकता हूँ सर. ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होता. मैंने जो अपने तौर पे इसे समझा हुआ है, मतलब जो इससे रिलेटेड है, टैपिंग से ताल्लुक वोल्टेज से नहीं होता, टैपिंग का ताल्लुक एम्पेयर से होता है. और जो आपने एक प्रॉब्लम बताई कि जब लाइंस बहुत दूर से ट्रैवल करके आती हैं तो उनके वोल्टेज कम हो जाते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है. जैसे 11 के वी है ना, जब वो दूर से ट्रैवल करके आता है तो वो 10 के वी मिसाल के तौर पे बन गया, तो उसके अंदर ये लाजमी सी बात है वोल्टेज कम होगा, तो उनके वोल्टेज को दोबारा 11 करना है. तो उसके लिए करते ये हैं, आप ट्रांसफार्मर लगाते हैं. ट्रांसफार्मर की प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल के नतीजे में, म्यूचुअल इंडक्शन कॉइल के नतीजे में आपके जो वो है ट्रांसफार्मर के वोल्टेज, वो ट्रांसमिशन लाइन की इस तरह मेंटेन हो जाते हैं ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करके, लेकिन इसका ताल्लुक ट्रांसफार्मर से है. टैपिंग्स बढ़ाने के नतीजे में वोल्टेज नहीं बढ़ते बल्कि करंट बढ़ता है. अब इसको समझें कि टैपिंग का ताल्लुक करंट से क्यों है, वोल्टेज से क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रांसफार्मर लग गया तो वोल्टेज सस्टेन उससे हो जाता है. अब हम करंट बढ़ाना क्यों चाहते हैं, सवाल तो ये है. ये चीज़ तरह सपोज करें, जैसे मैंने ना एक इलाके में रहता हूँ और बहुत सारे लोग रहते हैं. अब लाजमी सी बात है कि 2 साल बाद, 5 साल बाद उसकी आबादी बढ़ेगी, वो लोग घरों को बढ़ाएंगे, उनकी आसाइशें बढ़ेंगी, अप्लाइंसेस बढ़ेगी. ऑब्वियसली 5 साल बाद जो लोड होगा ना वो 200 एम्पेयर बढ़ जाएगा. तो आपने ट्रांसफार्मर तो एक मरतबा ला के लगा लिया है. तो होता यह है कि जब आपका लोड परमिसेबल लिमिट से बढ़ता है तो ट्रांसफार्मर का ब्रेकर बार बार ट्रिप हो रहा होता है. अब इसमें ना दो बातें हैं, या तो वो ट्रांसफार्मर चेंज करें, और ट्रांसफार्मर चेंज करना कोई मतलब इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, ये एक बहुत मुश्किल काम है. तो और ट्रांसफार्मर जो लगाया जाता है,
अगर आपको पता हो तो वो तकरीबन 20 साल की प्लानिंग से लगाया जाता है कि अगले आने वाले 20 साल तक इस पूरे इलाके का जो लोड बढ़ेगा तकरीबन ये ट्रांसफार्मर संभाल लेगा। और अगर वो ट्रांसफार्मर 20 साल तक वो चीज़ संभालता है, उसके बाद जब लोड उससे पहले बढ़ गया तो क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर चेंज नहीं करते हैं अमूमन, वो उसके बराबर में एक और ट्रांसफार्मर ला लगा लेते हैं, ठीक है। तो उससे होता है ये पीएमटी जिसे कहते हैं, वो दूसरे ट्रांसफार्मर ला लगा लेते हैं, उससे उसको सस्टेनेबल लोड बढ़ जाता है और फिर अगेन 5 साल या सॉरी 10 साल 20 साल उसकी लाइफ बढ़ जाती है। ये प्रॉब्लम फर्दर नहीं आती। अच्छा, दोबारा टॉपिक पे आते हैं। मिसाल के तौर पर उस इलाके का लोड बढ़ गया तो होता ये है कि आपके 200 एम्पेयर अगर बढ़ जाते हैं और ट्रांसफार्मर का ब्रेकर बार बार ट्रिप कर रहा है, तो वो करते ये हैं कि ट्रांसफार्मर में एडजस्टेबल रेटिंग्स होती हैं टैपिंग्स की। तो टैपिंग्स को वो होता है जैसे गाड़ी का गियर लगाने के लिए होता है के तौर पे एक हैंडल लगा होता है, तो वो बाहर से ना उसकी टैपिंग्स को डबल कर देते हैं। तो उससे होता ये है कि अब रेटिंग्स बजाय अगर आपको चाहिए थी 200 एम्पेयर और ट्रांसफार्मर दे रहा था आपको 100 एम्पेयर, तो ट्रांसफार्मर 400 एम्पेयर तक आपको दे सकता है क्योंकि आपने एक्स्ट्रा टैपिंग की कॉइल उसमें लगा दी है, ठीक है, जो उसमें होती हैं, आपको एडजस्ट करनी होती है बस। अब मसला ये कि ये प्रॉब्लम कितनी जगहों पे हो गई, कितने ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, करोड़ों ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं शहर के अंदर। लाखों, करोड़ों तो नहीं होंगे, लाखों तो लगे हुए हैं। लाखों ट्रांसफार्मर के अंदर कितनी जगहों पे वो ये टैपिंग्स की एडजस्टमेंट करेंगे। तो होता ये है वो सारी टैपिंग एक दफ़ा ही पूरे 20 साल की टैपिंग एक दफ़ा ही कर देते हैं, मतलब टैपिंग एंड पे रख देते हैं, मतलब पूरी एक साथ शॉर्ट कर दी। अब ज़रा सोचें कि जैसे नाज़ामद 1 नंबर हो गया, नाज़ामद 2 नंबर हो गया, नाज़ामद 6 नंबर हो गया, नाज़ामद 4 नंबर हो गया, इनके इलाकों में कितने ट्रांसफार्मर है, ये तो रोज़ाना ब्रेकर ट्रिप हो रहा हुआ है इनका ओवरलोडिंग के नतीजे में। तो वो करते हैं कि पूरी ट्रांसफार्मर की जो टैपिंग्स होती है ना, वो एक दफ़ा ही शॉर्ट कर देते हैं कि भाई जब ट्रांसफार्मर ओवरलोड होगा ना पूरी कैपेसिटी का, जैसे उसका एम्पेयर है 800 एम्पेयर, जब 800 एम्पेयर पे ट्रिप होगा ना जाके पूरी टाइमिंग खत्म होने के बाद भी, और 900 एम्पेयर की रिक्वायरमेंट इलाके से आएगी, तो वो एक और ट्रांसफार्मर लाके फुल टैपिंग का लाके लगा देंगे, अगले 20 साल की बचत उनकी या फिर उनकी आसानी हो जाएगी। तो वो टैपिंग को शॉर्ट कर देते हैं। तो यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हो गया सब लोगों को? मैंने 2-3 तरीकों से बताई है, ये बात क्लियर है? यस सर। मज़ीद कोई सवाल किसी के जहन में हो तो पूछ लीजिए। ट्रांसफार्मर की जो ये टैपिंग्स होती हैं ये दो तरह की होती हैं, ऑन लोड टैप चेंजिंग एंड ऑफ लोड टैप चेंजिंग। ट्रांसफार्मर की जो टैपिंग्स होती हैं, इन टैपिंग्स के अंदर आप ऑन लोड ट्रांसफार्मर को रख के भी कर सकते हैं, मतलब आपका लोड कनेक्टेड है और ऑन लोड में आपने खड़क करके टैपिंग को चेंज कर दिया है। इससे होता है कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन आती है, वोल्टेज की वेरिएशन आती है और प्रॉपर वोल्टेज नहीं रहते, ठीक है। तो ऑफ लोड टैप चेंजर ये होती है कि आपने ट्रांसफार्मर के लोड को ऑफ किया हुआ है और फिर ना आपने टैपिंग लगा दी और इससे वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं होती। आपने टैपिंग लगा दी और उसके बाद लोड दोबारा ऑन कर दिया तो आपको फ्लक्चुएशन नहीं मिलेगी वोल्टेज में। तो ये दो तरह की होती है जिससे वोल्टेज को आप फ्लक्चुएट करने से बचा सकते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लो वोल्टेज कॉज लॉस ऑफ रेवेन्यू, इनसफिशिएंट लाइटिंग एंड पॉसिबल बर्निंग आउट ऑफ मोटर्स। इससे मोटर भी जल सकती हैं अगर कम वोल्टेज के ऊपर आपके जरिए से। मिसाल के तौर पर जी आपके ना वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहे हैं, एकदम कम एकदम ज़्यादा, एकदम कम एकदम कम और एकदम ज़्यादा, तो इसके नतीजे में मोटर जल सकती है आपकी। और आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ख़राब भी हो सकती हैं। हाई वोल्टेज कॉजेज लैम्प्स टू बर्न आउट परमानेंटली एंड मे कॉज फेलियर ऑफ अदर अप्लायंसेस। और हाई वोल्टेज के नतीजे में जो आपके लैम्प्स होते हैं वो जल जाएंगे। लो वोल्टेज पे मोटर जल जाती हैं, लाइटें जल जाती हैं। हाई वोल्टेज के ऊपर आपके लैम्प्स जो होते हैं वो जल जाएंगे और परमानेंटली ख़राब हो जाते हैं वो। एंड दे मे कॉज फेलियर ऑफ अदर अप्लायंसेस एज वेल, जिसमें आपकी जूसर ग्राइंडिंग मशीन्स हो गई, आपकी चार्जर्स हो गए, आपकी फैंस और दीगर चीज़ें हो गई, वो भी बर्न आउट हो सकती हैं हाई वोल्टेज फ्लक्चुएशन के नतीजे में। द लीगल लिमिट ऑफ वोल्टेज वेरिएशन इज प्लस माइनस 6%, मतलब 6% कम 6% ज़्यादा लीगली अलाउ है। ये नेपरा के रूल के मुताबिक हो सकता है कि इलेक्ट्रिक कितने कम और ज़्यादा कर सकती है, लेकिन नॉमिनली अब वोल्टेज का इशू मेरे ख्याल में किसी एरिया में अब तक नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटी में देखें आप 234 230 वोल्ट तक तो आ रहे होते हैं और अमूमन घरों के अंदर भी एक बेहतर लेवल की आपको वोल्टेज की सप्लाई मिलेगी जिसमें वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है। ओके जी, कंटिन्यू करते हैं हम आगे। अगर कोई सवाल है किसी का तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम कंटिन्यू करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ पावर ऑन डिमांड, दैट इज पावर मस्ट बी अवेलेबल टू द कंज्यूमर in any amount of that may they may required from time to time
As electrical energy cannot be stored, therefore, the distribution system must be capable of supplying load demands of the consumer. तो आपकी अवेलेबिलिटी पावर की डिमांड होना ज़रूरी है कि जब ज़रूरत है तब इलेक्ट्रिसिटी आपको मिले। मिसाल के तौर पे आपके घर में एक तकरीब है, आपकी डिमांड है ना भाई इलेक्ट्रिसिटी की, पता चला कि उस दिन लोड शेडिंग हो गई, तो अवेलेबिलिटी ही नहीं है इलेक्ट्रिसिटी की, तो आप ऐसी यूटिलिटी से तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे फिर कि भाई क्या ये तो यहाँ लोड शेडिंग हो रही है, अनइंटरप्टेबल है, तो फिर आप पहले से अपना निज़ाम करके रखेंगे उसमें जनरेटर वगैरह का या बैकअप सप्लाईज का. This requires that the operating staff must continuously study load patterns to predict in advance those major load changes that flow the known schedules. अच्छा, स्केजुअल के मुताबिक चीज़ें होती हैं, लेकिन बहरहाल ये यूटिलिटी की जिम्मेदारी है कि आपको अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई और डिमांड के मुताबिक अवेलेबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई दे. और क्योंकि आप बिल भरते हैं तो ये आपका राइट है कि इलेक्ट्रिसिटी हो, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ से रिकवरी पूरी नहीं है. उनमें एक ज़्यादती उन लोगों के साथ होती है जो बिल पूरा भरते हैं, उनके ऊपर कोई ड्यूज़ नहीं है, उसके बावजूद उनको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती है और 2.5 घंटे की 3 दफ़ा लाइट बंद की जाती है. तो ये एक है चीज़. लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं लोड शेडिंग फ्री इलाके हैं, वहाँ पे लोड शेडिंग नहीं होती, मेंटेनेंस के लिए कभी लाइट गई तो गई, नहीं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की इंटरप्शन नहीं है. तो ये चीज़ आपकी नॉलेज में भी होगी बात. हम रिलायबिलिटी की बात करते हैं. देन मॉडर्न इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिक पावर. वी ऑल नो दिस थिंग. जैसे हमारे इलेक्ट्रिसिटी के ट्रेनर्स हैं, जो ट्रेनर्स हैं वो भी आपकी चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर. इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं होगी तो वो काम नहीं करेंगे. तो जितनी भी मॉडर्न इंडस्ट्री हो गई, हमारे घर हो गए, प्लाजेज हो गए, शहरों में रहने वाली चीज़ें, हमारी लोकल इंडस्ट्री हो गई, उन सब के सब इलेक्ट्रिक पावर से ऑपरेट होती हैं. फॉर इट्स ऑपरेशन, होम एंड ऑफिस बिल्डिंग्स आर lighted, heated, and cooled and ventilated by the electric power. This requires reliable service. Unfortunately, electric power can never be absolutely reliable. कभी भी reliable नहीं रहती. अच्छा, आपको इसकी reliability का एग्जांपल मैं दूं. ये जो हॉस्पिटल्स में ऑपरेशन होते हैं, आपको पता है ये यूटिलिटी के रिस्क पे नहीं किए जाते. जितने भी ऑपरेशन होते हैं अमूमन जनरेटर्स पे किए जाते हैं. और जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, इनके अंदर जो हॉस्पिटल की सप्लाई आ रही होती हैं, हॉस्पिटल्स को अमूमन आपको पता है बैकअप, ये यूटिलिटी दो मिलती हैं. यूटिलिटी सबस्टेशन की या सप्लाई जो है दो दी जाती हैं हॉस्पिटल्स के अंदर. ये मैं खुद देख कर आया हूँ, देखा है मैंने कि हॉस्पिटल्स में जो बल्क सप्लाई दी जाती है 11 kV की, वो दो सप्लाई ऑफ यूनिट से दी जाती हैं, ताकि अगर एक के अंदर मसला आए तो पेशेंट सफ़र ना करे. फिर भी जो आपके प्राइवेट हॉस्पिटल ले लें, गवर्नमेंट का मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं वो भी आपके जो ऑपरेशंस होते हैं, इस तरह के हैवी ड्यूटी ट्रीटमेंट्स होते हैं, वो जनरेटर्स पे करते हैं. पता चला जी आपके इलेक्ट्रिक पे ऑपरेशन आप कर रहे हो या यूटिलिटी पे कर रहे हो. यूटिलिटी मीन्स हैस्को, हैस्को लेस्को कोएस्को, इसकी बात कर रहा हूँ मैं. इसके ऊपर ऑपरेशन आप कर रहे हो और लाइट चली गई. अब वो पेशेंट तो बीच में, या फिर इक्विपमेंट आपका चलना बंद हो जाएगा लाइट से, या जहाँ लाइट की ज़रूरत थी उस वक्त एकदम लाइट चली गई. बहुत सारे दिल के ऐसे वॉल्व होते हैं जो बाईपास करते हैं, दिल निकाल के रखते हैं और मशीनों के ज़रिए आपको ज़िंदा रखते हैं. डायलिसिस के बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन होते हैं जिनके अंदर आपके वो पानी को निकाला जाता है और वो चीज़ गुर्दों के ज़रिए चीज़ वो फिलफिल की जाती हैं. ये सब मशीनों के ज़रिए हो रहा होता है. उस वक्त अगर पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में है और आपकी इंटरप्ट हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी, तो उसकी जान चली जाएगी. और इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? इसीलिए, और इस पे ज़िम्मेदारी कोई लेता भी नहीं है, किसी की जान की ज़िम्मेदारी कोई लेगा ही नहीं कि मेरी वजह से मर गया वो लेट से. तो फिर होता ये है कि वो ये सारी चीज़ों के ट्रीटमेंट जनरेटर्स के ऊपर करता है. ऑपरेशंस ख़ास तौर पे बाईपास के हो गए, जो क्रिटिकल ऑपरेशंस होते हैं, एन आई सी वी टी के अंदर हो गए, या एन आई सी वी टी तो है जनरेटर्स के. अगर इमाम हॉस्पिटल, इमाम क्लिनिक ले लें, यहाँ पे इन जगहों पे मैंने देखे हैं इन्होंने जनरेटर्स एज अ बैकअप सप्लाई के तौर पे रखे हुए हैं. होपफुली ये बातें आपको समझ आ रही होंगी. कंटिन्यू करते हैं हम. हाउ एवर द रिलायबिलिटी कैन बी, तो रिलायबिलिटी बहुत मैटर करती है इलेक्ट्रिसिटी की. तो क्योंकि घर में अगर आप बगैर लाइट के खाना खा लें तो चल जाएगा रोशनी के, लेकिन आपका ऑपरेशन अगर बगैर लाइट के हो गया तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि मशीनें ही काम नहीं करेंगी, लाइट काम नहीं करेगी. तो इसलिए रिलायबिलिटी कुछ जगहों पर बहुत सेंसिटिव इशू भी है.
इंटरकनेक्टेड सिस्टम होने चाहिए उसमें रिलायबिलिटी के लिए, रिलायबल ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम होने चाहिए, लाइट चली जाए तो फॉरन जनरेटर्स के ऊपर आ जाएं, प्रोवाइडिंग एडिशनल रिजर्व फैसिलिटीज़ आपके पास होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि हॉस्पिटल के पास दो बल्क सप्लाई होती हैं, और इसके अलावा दो दो जनरेटर्स वो बैकअप में रखते हैं कि एक ख़राब हो जाए तो दूसरा कम से कम लाइव आपको प्रोवाइड करें, क्योंकि पेशेंट की जो लाइफ है वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में अगर हो तो आप इंटरप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को बेयर नहीं कर सकते बिल्कुल भी, क्योंकि किसी की जान का उस वक्त सवाल है। तो रिलायबिलिटी इलेक्ट्रिसिटी की बाज़ जगहों पर बहुत सेंसिटिव मैटर भी होता है। ट्रांसफार्मर वर्किंग प्रिंसिपल, अब हम इस पे बात करेंगे। अप टिल नाउ, इफ एनीवन ऑफ यू इफ हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, please feel free to ask. Otherwise, I continue the session of transformer working principle. Hopefully, all things are clear in your mind. So, I continue the session. Number one is it consists of two inductive coils. Most of you have already seen and discussed the kind of things in a previous session of electrical machine course, which I teach you guys. It consists of two inductive coils which are electrically separate but magnetically linked through a path of low reluctance. Reluctance के बारे में बताएंगे क्या होता है जी? What is reluctance? Reluctance is the effect which oppose magnetic flux. ठीक है जी, जिस तरह resistance is the effect which oppose electric current, so reluctance is the effect which oppose magnetic effect or magnetic flux. Okay जी, the two coils possess high mutual inductance. We will know that the primary and secondary is mutually exclusive or link in the laminated iron core of the transformer. If one coil is connected to a source of alternating voltage, one coil of primary, an alternating flux is set up in the laminated core, most of which is linked with the other coil, in which it produces mutually induced EMF according to Faraday's law. फैराडे ने यही कहा था कि प्राइमरी में अगर आप फ्लक्स को चेंज या इंड्यूस करते हैं उसके सेकेंडरी के अंदर फ्लक्स आपका प्रोड्यूस हो जाता है। इफ द सेकंड, अच्छा वो जो सप्लाई प्रोवाइड करें वो एसी करंट का होना ज़रूरी है, ठीक है, वो डीसी का नहीं होना चाहिए। इफ द सेकंड कॉइल सर्किट इज क्लोज्ड, a current flows in it, and so electric energy is transferred entirely magnetically from the first coil to the second coil. The first coil in which electric energy is fed from the AC supply mean is called primary winding, and the other from which energy is drawn out is called secondary winding. But frequency is unchanged. So the voltage from this side to this side would be changed, the current would be from this side to this side would be changed, but the frequency cannot be changed. Second thing, the power from this side and this side would not be changed. So what is changed by the transformer is the current and voltage level. The current and voltage level would be changed from this side to this side, but power would not change and frequency would not change. This is the main thing of transformer. We all know this thing in our basic semesters. So moving towards up till now, if any one of you if have any kind of question, please feel free to ask. Otherwise, I moving towards the next slide. So why the transformer reading is in kVA? Most of the people ask many times the question. So there is the answer of this question. The combination of reactive power and true power is called apparent power. We all know this thing. According to the Pythagoras theorem, we can find the after power triangle how the apparent, reactive, and true power comes from the power triangle, and it is the product of circuits, voltage and current without reference of phase angle. Apparent power is the measured in the unit of volt ampere that we also call in kVA measurement of power we call the apparent power, and the symbolize of capital letter is S.
Copper losses of transformer depend on the current and iron losses are on voltage. Again I repeat, copper losses are related and depends on transformer, and the current on and iron losses are voltage oriented losses. Copper loss of transformer depends on current oriented losses, and iron losses are related with the voltage. Hence, total transformer loss depends on the volt ampere. Total transformer loss depend on the volt ampere and not on phase angle between the voltage and current. So that's a reason the rating of transformer is in kVA. Another reason why the rating of transformer is in kVA, not in kilowatt, which I'm telling you guys, that those load which are not definitely, those appliances or load which are not have their definite power factor and not have their definite real power load, so those appliances are rated as in kVA. Means that कि वो डिवाइसेस जिनका लोड और पावर फैक्टर हमें नहीं पता होता कि वो किस पे चलेंगी, तो उनकी रेटिंग हम केवीए पे रखते हैं, ठीक है। और वो अप्लायंसेस या डिवाइसेस जिसका हमें एग्जैक्ट पता होता है कि ये इतने ही लोड पे चलेंगी, उनकी रेटिंग किलोवाट में होती है। इसकी एग्जांपल देख लें। हम एलईडी आप खरीद के लाते हो, उस पर लिखा होता है ना 13 वाट 18 वाट, तो इसका मतलब वाट केवी किलोवाट रिलेटेड है। तो जिनकी रेटिंग हमें पता होती है, पावर फैक्टर या लोड जिनका पता होता है, उनकी अप्लायंसेस की रेटिंग या डिवाइसेस की रेटिंग वाट या किलोवाट में होती है। और जिन अप्लायंसेस का हमें पावर फैक्टर और रियल पावर यानी किलोवाट नहीं पता होती है, रियल लोड नहीं पता होता, तो उनकी रेटिंग हम केवीए में लिखते हैं, ठीक है। आपको पता है कि ट्रांसफॉर्म जो जनरेटर आप लेके आते हो, किस में लेके आते हो अभी? केवीए में होता है सर जनरेटर की रेटिंग भी। आपने खरीदा है कोई जनरेटर? सर बड़े जनरेटर है देखे हैं, जो डील होती है ना, जाफर हो गए और इधर उधर वाले हो गए 1 मेगावाट या इस तरह के सर, जी जी जी। अच्छा, उनकी में केवीए। जी जी, वो केवीए में होते हैं आप बता रहे हैं। यस सर। जी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मैं उस वाले जनरेटर की बात नहीं कर रहा हूँ। आप जिनकी बात कर रहे हैं वो कैटरपिलर के जनरेटर हैं, अलाइड इंस्टॉल करती हैं उन्हें, और जनबार करके पुराने यस, जनरेटर हो गए, और ओरिएंट दूसरे वगैरह सर। ओरिएंट वगैरह के जनरेटर्स हो गए, ये इंस्टॉलेशन करते हैं, यस बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जिनकी केवीए की रेटिंग होती है, उनकी किलोवाट की रेटिंग भी होती है, ठीक है। जनरेटर की आप अगर प्लेट पढ़ें तो उस पर केवीए भी लिखा होगा और किलोवाट भी लिखा होगा, ठीक है। यस सर। केवीए रेटिंग जो जनरेटर की होती है, जो आप कह रहे हैं 1 मेगावाट, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल फरमा रहे हैं आप। लेकिन एक चीज़ याद रखें, केवीए रेटिंग में उसकी रियल पावर यानी जिस पे एक्चुअल पावर कंज्यूम की जाएगी, एक तो वो है, और केवीए रेटिंग में उसके लॉसेस भी इंक्लूड होते हैं, जो कि रिएक्टिव पावर लॉसेस कहलाते हैं। जिस तरह की एक बात शुरू में हुई है कि अपेरेंट पावर इक्विवेलेंट होती है रियल पावर प्लस रिएक्टिव पावर के। क्या ये बात समझ आती है? यस सर, पावर ट्रायंगल से सर। पावर ट्रायंगल से समझ आती है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्ट सॉरी कि जो आपकी अपेरेंट पावर होती है, जो केवीए होती है, उसके अंदर असल में रियल पावर प्लस लॉसेस भी शामिल होते हैं, ठीक है। यस सर। लेकिन जो किलोवाट पावर होती है, उसमें सिर्फ एक्चुअल पावर जो कंज्यूम हो रही होती है वो लिखी होती है विदाउट लॉस। क्या ये बात समझ आती है? जी सर। ठीक है ना। अच्छा, ये मैं वो नहीं कह रहा हूँ, अपने जुमले आपसे दोहरा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कंफर्म कर रहा होता हूँ भाई कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नहीं, मेरा ये मकसद नहीं होता कि आप मेरी हाँ की हुई बात में हाँ कर दें। अगर आपको ऐसा लगता है किसी को भी कि मैं शायद मेरी बात समझ नहीं आ रही, या वो रिलेटेड नहीं है जो आप समझ रहे हैं, या आप उसको नहीं, तो आप मुझे बता दें। मैं ऐसे नहीं करता कि अपनी कही हुई बात आपसे कहलवाता हूँ, इसका ये मतलब नहीं होता। इसका ये मतलब होता है कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो अगर समझ आ रही है तो मुझे कंफर्म करें, उसको हाँ में हाँ ऐसे बगैर मत कहिएगा, ठीक है। अगर वो समझ नहीं आया तो बता दिएगा। लेकिन ये रियलिस्टिक है और बेसिक सेमेस्टर में चीज़ पढ़ाई जाती है। जिस तरह आपने पावर ट्रायंगल का जिक्र किया, पावर फैक्टर के लिए जो बनाई जाती हैं, जब इंट्रोडक्शन आपने पढ़ा होगा अपेरेंट पावर, रियल पावर, रिएक्टिव पावर का, तो मैं उसके हवाले से बता रहा था।
बहरहाल तो ये जिक्र एक आया था, तो मैं बता रहा था जनरेटर्स के हवाले से, जिस तरह आपने बताया कि जो बड़ी रेटिंग होती है उनकी नेम प्लेट ज़रूर पढ़िएगा कभी जाके, उस पर सारी रेटिंग्स की लिखी होती हैं, एक्साइटेशन लिखी होती है, उसके थर्ड हार्मोनिक्स लिखे होते हैं उसमें, रेटेड वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट रेटिंग, और ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन, एफिशिएंसी लिखी हुई होती है जनरेटर्स की, केवी रेटिंग, केवीआर रेटिंग, किलोवाट रेटिंग, ये सब चीज़ें भी लिखी हुई होती हैं, और वगैरह वगैरह। तो अब आते हैं छोटे जनरेटर्स की तरफ। जब आप जनरेटर छोटा खरीदने जाते हैं, जो होंडा के आते हैं, ये जेस्को के आते हैं, ये छोटी रेटिंग्स के ऊपर है। तो अब आपको पता है वो जो जनरेटर बेच रहे होते हैं, तो वो किलोवाट के नाम से बेच रहे होते हैं जनरेटर, वो केवीए में नहीं दे रहे होते, जबकि हम जानते हैं जनरेटर केवीए में आता है। आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करिएगा। मैं जब अपने घर का लेने गया था, तो उस वक्त मुझे ये वाइजगाफ हुई है जिस मेरे सामने, कि जो लोग जनरेटर बेच रहे थे उस वक्त वो ये कह रहे थे कि भाई इतने केवीए का है, लेकिन किलोवाट इतनी रेटिंग है इसकी, इतने किलोवाट का है। तो मुझे बताएं, किलोवाट ज़्यादा होता है केवीए ज़्यादा होता है? सर केवीए ज़्यादा होगा ना। केवीए ज़्यादा होगा। अब इसको ज़रा समझें। वो इंजीनियर के तौर पे हर एक ये आदमी ना ट्रम्प समझ नहीं सकता, इसकी अहमियत को समझें। देखें, बंदे ने जो मुझे जनरेटर बेच रहा है उसने कहा भाई ये 2.2 केवीए पे चल जाएगा। अब मैंने अपने घर का पूरा 2.2 केवीए डाल दिया जनरेटर के ऊपर, क्या वो उठा लेगा? जी जनाब, क्या वो तो उठा लेगा? कंप्लीट लोड हो जाएगा ना सर 100%। इसका जवाब है वो नहीं उठाएगा। सर वो 100% लोड हो जाएगा। यस सर। नहीं, 100% लोड तो हो गया। अब मैं आपसे इसका सवाल का जवाब ये देता हूँ आपको। जनरेटर इसका लोड नहीं उठाएगा। क्यों नहीं उठाएगा? 2.2 केवी का जनरेटर है, 2.2 केवी का लोड डाल दो तो क्यों नहीं उठाएगा? उसका रीज़न ये है मेरे भाई, क्योंकि मेरे घर में जितना लोड है वो तो किलोवाट का है। अब मैंने सारा किलोवाट का उठा के लोड डाल लिया जनरेटर के ऊपर, जबकि उस पे लिखा हुआ होता है कि वो केवीए के अंदर है। तो केवीए जो है वो ज़्यादा होता है, तो आप उसमें पढ़ें तो लिखा होता है जनरेटर किलोवाट में, तो 2.2 केवीए का किलोवाट बनता है 1.9 या 2 किलोवाट। तो मुझे 2 पॉइंट, मैं अब सोच रहा था 2.2 केवी डाल दूं। अब अगर मुझे पता ही नहीं है 2.2 केवी और 2.2 किलोवाट में क्या फ़र्क होता है, तो मैं किलोवाट से लोड डाल लाऊंगा उसको। तो बजाय 1.9 किलोवाट डालने के मैं उसके ऊपर 2 किलोवाट से भी ऊपर लोड डाल लाऊंगा, तो उससे क्या होगा, जनरेटर मेरा बैठ जाएगा, वो लोड नहीं उठाएगा। अब ये चीज़ मेरे कंज्यूमर को और या जो ग्राहक है उसको समझ नहीं आती बात। तो जनरेटर बेचने वाला पता है क्या कर रहा है, वो बता रहा है कि भाई ये इतने किलोवाट का जनरेटर है, ताकि बाद में बंदा आके बहस करेगा मैं तो 2.2 केवीए डाल रहा हूँ, वो कहेगा भाई तुम किलोवाट का लोड डाल रहे हो, तुम केवीए का लोड नहीं डाल रहे हो। केवीए का लोड होता है लॉसेस के साथ, और किलोवाट का लोड होता है विदाउट लॉसेस। तो ये वजह है कि जनरेटर जो छोटे बेचने वाले हैं, जो उसकी टेक्निकल बात नहीं समझते या समझा नहीं पाते, या ख़रीदने वाले को किलोवाट केवीए का फ़र्क नहीं पता, तो वो बता के बेच रहे हैं कि इतने किलोवाट का है। तो 2.2 केवीए का किलोवाट बनता है 2 किलोवाट। तो वो बेचते हैं भाई जेस्को का जनरेटर है 2 किलोवाट का है। समझ रहे हैं इस बात? क्या ये पूरी की पूरी डिस्कशन स्टोरी समझ आई आपके, मैंने क्या बताई है? यस सर। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप जब जनरेटर लेने जाएँ तो जैसे गोल्डन मार्केट हो गई या जितनी भी लोकल यूज़र्स हो गए, मार्केट है पूरी जनरेटर्स की, तो वहाँ पे अगर आप जाएँ तो वहाँ पे आपको किलोवाट के हिसाब से जनरेटर कुछ लोग बेचते हुए नज़र आएँगे। तो आप उनसे पूछ के देखें कभी कि भाई किलोवाट में क्यों बेच रहे हो जनरेटर, जबकि रेटिंग तो केवीए में आती है। तो वो आपको पत्नी देके समझा सके या नहीं। तो मैंने भी कोशिश करी है फ़र्क बताने की किलोवाट और केवीए की, और लोड कैटेगराइजेशन के मुताबिक कि किलोवाट में कौन सा लोड होता है और केवी में कौन सा लोड होता है, और इनका फ़र्क क्या होता है। ठीक है, अगर इसमें कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई हो तो मुझे बता दीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा, फिर कॉल कर दूंगा। क्लियर है होपफुली, तो हम आगे चलते हैं यहाँ से। EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, अब हम इस पर बात करते हैं। N आर द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी and N2 are the number of turns in secondary. Phi m is the maximum flux in core in Webers, और इसका जो यूनिट या फॉर्मूला जो बनता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ कोर, जिसके ऊपर जितने एरिया पे कॉइल वाइंड की जाती है वो उसका एरिया बनता है, और जितने एरिया पे उनकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है उसे BM कहा जाता है।
फ्रीक्वेंसी जो है वो एसी अप्लायंस ऑफ द इनपुट यूटिलिटी की तरफ से आपको मिलती है, यूटिलिटी की तरफ से फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज आ रही होती है, वो सेम फ्रीक्वेंसी होती है। फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर के बारे में बताएंगे आप? ईएमएफटी मेरे ख्याल में पढ़ लिया ना आप लोगों ने? जी जनाब। यस सर। तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है? सर फॉर्म फैक्टर होता है हमारी आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का जो मीन्स के रेशो होता है, उसको फॉर्म फैक्टर कहते हैं सर। जी जनाब, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। आरएमएस वैल्यू और जो एवरेज वैल्यू होती है, इनका जो रेशो है, ये आरएमएस वैल्यू चाहे वोल्टेज की हो या करंट की हो, एवरेज वोल्टेज या करंट दोनों का रेशो जो है वो आपका फॉर्म फैक्टर कहलाता है। अच्छा, ये जो फॉर्म फैक्टर बना है ये साइन वेव का है। साइन वेव की आरएमएस वैल्यू और साइन वेव की एवरेज वैल्यू का रेशो का फॉर्म फैक्टर 1.11 बनता है। इसी तरीके से जो आपकी स्क्वायर वेव होती है उसका फॉर्म फैक्टर कितना बनता है पता है? जो स्क्वायर वेव की फॉर्म फैक्टर की वैल्यू होती है उसका फॉर्म फैक्टर की कितनी वैल्यू है? स्क्वायर वेव के फॉर्म फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, जबकि साइन वेव के फॉर्म फैक्टर की वैल्यू 1.11 होती है। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करते हैं E1 की इक्वेशन, जो प्राइमरी साइड पे इंड्यूस सप्लाई वोल्टेज के नतीजे में प्रोड्यूस हो रही होगी, उसकी जो वैल्यू है वो 4.44 या ड्राइव होके आती है। इसका पूरा एक वो है, वो जो 1.11 मिलती है, फिर आप उसको यहाँ पे रखते हैं, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो 1.11 की जगह 4.44 बन जाता है। ये पूरी एक डेरिवेशन है जहाँ से ये हमें मिलती है। ये ईएमएफ टी के अंदर पढ़ाया जाता है। ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन, मोटर की ईएमएफ इक्वेशन, जनरेटर की ईएमएफ इक्वेशन, तो ये उनमें पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। तो 4.44 एफ इंटू एन वन इंटू बी एम इंटू एरिया। इसी तौर पे E1 भी है और E2 भी है, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी। अब इनका जब रेशो निकाला जाता है तो E1 डिवाइड बाई N1, ये प्राइमरी साइड का रेशो वोल्टेज इंटू टर्न्स रेशो कहलाता है प्राइमरी, और ये वोल्टेज इंटू टर्न्स रेशो सेकेंडरी साइड पे कहलाता है। ठीक है, अब इसको ड्राइव करके उन्होंने जो ईएमएफ है उसको सिंपल वोल्टेज से रिप्रेजेंट कर दिया, E1 फॉर V1 और E2 फॉर V2। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, इंस्टेंट ऑफ E1 divided by N1 become V1 upon N1 equal to E2 divided by N2 become V2 divided by N2. Again, for an ideal transformer input VA, output VA. That means it will be represent V1 I1 equal to V2 I2. The voltage, the current ratio would be I1 divided by I2 इक्वल टू V2 डिवाइड बाई V1, हम ये जानते हैं, जबकि N2 डिवाइड बाई N1 होता है। अब वोल्टेज और टर्न्स रेशो की जो स्ट्रीम है आप देखें, V2 डिवाइड बाई V1, N2 डिवाइड बाई N1, लेकिन करंट की स्ट्रीम जो है वो I1 डिवाइड बाई I2 है। तो करंट वोल्टेज और टर्न्स रेशो के मुकाबले में अपोजिट एक रिलेशन रखता है। ठीक है, जो कि यहाँ से जी ड्राइव होके मिला है। जी कुछ कह रहे हैं? नहीं सर, ठीक है सर। जी सर। तो यहाँ पे हमने फिर इसको इस तरह स्ट्रीम में रिप्रेजेंट किया है। कंटिन्यू करते हैं हम आगे यहाँ से। वोल्टेज ट्रांसफार्मर रेशो, जो कि के रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट किया जाता है वोल्टेज ट्रांसफार्मर रेशो में, मींस दैट के अब जो डेरिवेशन ऑफ ड्राइव फार्मूला में बना है वो I1 डिवाइड बाई I2 इक्वल टू V2 डिवाइड बाई V1 और N2 डिवाइड बाई N1 बना। ऑन बिहाफ ऑफ दिस थिंग V2 डिवाइड बाई V1 इक्वल टू N2 डिवाइड बाई N1 इक्वल टू के बराबर बनता है। ये ट्रांसफार्मर का रेशो कहलाता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का रेशियो, जिसको वाइंडिंग फैक्टर भी कहा जाता है और ये ट्रांसफार्मर फैक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, इसके 2-3 नाम है। अच्छा, इनके रिलेशन को अगर हमने बजाय I1 डिवाइड बाई I2 कर लिया और N2 डिवाइड बाई N1 कर लिया तो ये 1/k हो जाएगा। ठीक है, इसका वाइस वर्सा रिलेशन। तो इफ N1 ग्रेटर देन टू N2 ग्रेटर देन टू N1 हो जाए तो K ग्रेटर देन टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर जो बनेगा ना वो स्टेप अप बनेगा अगर K ग्रेटर देन टू 1 है, और अगर N2 लेस देन टू N1 है तो के जो है लेस देन टू 1 हो जाएगा, और ट्रांसफार्मर जो वो स्टेप डाउन हो जाएगा। मोस्टली ट्रांसफार्मर हमारी डिस्ट्रीब्यूशन में स्टेप डाउन होता है, लेकिन ग्रिड स्टेशन, जनरेटिंग स्टेशन, सब स्टेशन, इनमें ट्रांसफार्मर स्टेप अप होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिंग स्टेशन के अंदर स्टेप डाउन होता है। ओके, मूविंग टुवर्ड्स दी
नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल्स के ऊपर है, तो वो हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल की तरफ। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा जो हमारे इलाकों में लगा होता है, एरियाज़ में गली कोने पे लगा हुआ होता है। उसका काम ये होता है कि 11 kV सेकेंडरी सब डिवीजन ट्रांसमिशन लाइन से लेके और स्टेप डाउन करता है वो ट्रांसफार्मर, और 400 वोल्ट में स्टेप डाउन कर देता है। और 400 वोल्ट में ट्रांसफॉर्म जब वो करता है तो 11 kV 3 वाट सिस्टम से 400 वोल्ट स्टेप डाउन करके 4 वाट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करता है, जो कि डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफार्मर भी कहलाता है। और इसके नतीजे में हमारे 3 फेज़ 4 वाट सिस्टम ड्राइव होते हैं, और फिर हम अपने 3 फेज़ के लोड को उससे ड्राइव करवाते हैं। बहुत सारे हमारे घरों के अंदर जो अप्लाइंसेस हैं, वो कोई भी अप्लाइंस 3 फेज़ पे नहीं चलती, 3 फेज़ मोटर के अलावा कन्वेंशनली। लेकिन घरों के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन 3 वे से की जाती है, उनमें पर फेस पर फ्लोर डिवाइड किया जाता है, और उसके मुताबिक पर फेस पर फ्लोर जब ड्राइव किया जाता है तो हमारे उस तरह से 3 फेज़ घरों में यूटिलाइज होते हैं। कमर्शियली हमारे कारखाने होते हैं, अप्लाइंसेस जिसमें बड़ी चल रही होती हैं, बड़े हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट्स होते हैं, जिस तरीके से ड्राई क्लीन्स के बहुत सारे बड़े कारखाने जिनके अंदर बड़ी मोटर्स चल रही होती हैं, कपड़े जिनमें धुलते हैं, तो उनके अंदर जो हमारी मोटर्स इस्तेमाल होती हैं, जो ये रोटेशन का काम दे रही होती है, उसके नतीजे में हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही होती है। और हमारी जितनी भी बड़ी इंडक्शन मोटर है, इंडक्टिव लोड है, 3 फेज़ लोड है, वो सारी ऑपरेट हो रही होती हैं हमारे इस तरह के इंडस्ट्रियल और बड़े कारखानों के अंदर। इस तरीके से हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं बहुत सारे, जिनके अंदर बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं। हमारे 3 फेज़ रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स हैं, जो कि मेडिसिन की इंडस्ट्री, इंडस फार्मा हो गई और न्यू फार्मा हो गई, और बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि मेडिसिन की कंपनीज़ हैं। औरंगी के अंदर बहुत सारी हैं, कुरंगी के अंदर बहुत सारी हैं, जहाँ पर हमारी मेडिसिन मैन्युफैक्चर हो रही होती हैं। वहाँ पर भी हमारे 3 फेज़ रेफ्रिजरेशन सिस्टम इस्तेमाल होते हैं। वहाँ पे ट्रांसफार्मर से डायरेक्टली 4 वाट सिस्टम आ रहे होते हैं, और पूरी पूरी फैक्ट्रीज़ जो हैं उनमें कुछ 3 फेज़ के लोड होते हैं, कुछ रोटेटिंग लोड्स होते हैं हमारे, जो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर कैस्केडेड सिस्टम में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, और उससे 3 फेज़ इस तरह यूटिलाइज हो रहा होता है। घरों के अंदर अमूमन अगर हम सिंगल फेज़ यूज़र हैं तो हमें 220 वोल्ट रिक्वायर्ड होंगे, जो कि हमें फेज़ टू न्यूट्रल से हासिल हो सकते हैं, और हम इस तरह से उन्हें ड्राइव कर सकेंगे। तो यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के हवाले से हमने डिस्कस कर लिया। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आज हमने थोड़ा बहुत कवर किया है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर भी ऑलरेडी डिस्कस इन आवर इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट दैट यू गाइस टीच बाय तलाइका एंड पार्शली टीच बाय मी, एंड उसमें हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी। ये यूट्यूब के चैनल पे मेरी इलेक्ट्रिकल मशीन्स के ऊपर काफ़ी चीज़ें बातें हैं जो कि मोटर्स के हवाले से, जनरेटर्स के हवाले से मैंने की हैं, वो भी आप देख सकते हैं उसमें। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के हवाले से न्यूमेरिकल्स है, वो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। कोई सवाल अगर आपके जहन में हो